नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। खबरों का आगाज करेंगे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। महाकुंभ के तीनों दिनों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली मौजूद रहे, जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति हो। महत्वपूर्ण निर्देशों में चीजें शामिल हैं। लगातार ई बसें, शटल की सेवा जारी रहे, ये सीएम ने कहा निर्देश देते हुए। महाकुंभ में आज तीसरा दिन था और इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अभी तक के कार्यक्रम को लेकर एक तरह से समीक्षा की। किस तरह की परेशानियां श्रद्धालुओं को आ रही हैं, यह भी एक तरह से समीक्षा के जरिए समझा गया है और कहां कहां पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उस बाबत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें, पानी की आपूर्ति जल्द से जल्द हो, बिजली 24 घंटे पूरे मेला क्षेत्र में मौजूद रहे, हर जोन में मौजूद रहे। इसके अलावा जो ई बसें चलाई जा रही हैं परिसर में आसपास, उसकी सेवा भी निरंतर बनी रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का पंक्चर होना तय है। हमारे बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान बहुत बड़े अंतर से उपचुनाव में जीतने जा रहे हैं। तैयारी करी, एक तरफ अवधेश प्रसाद सांसद के बेटे अजीत प्रसाद तो दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान जी, किस तरह से लगता है क्या मुकाबला होने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होना तय है। वहां से भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी हैं, वो बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव घोषणा का उसी दिन स्वागत किए थे और अयोध्या की जनता तो इंतजार कर रही थी कि जब 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए तो उसी के साथ हो जाते। तो चूंकि चुनाव आयोग ने माननीय न्यायालय के समक्ष मामला होने के कारण से उस समय घोषित नहीं किया था, लेकिन अब घोषित हुआ है। जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ है। वहाँ 5 फरवरी को कमल खिलेगा और 8 फरवरी को खिला हुआ कमल, विकास का कमल, सुशासन का कमल, सुरक्षा का कमल, गरीब कल्याण का कमल, किसान कल्याण का कमल, नौजवानों के उत्थान का कमल, महिलाओं के सशक्तिकरण का कमल, वो खिल जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी से रूबरू कराते हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती 16 जनवरी को बैठक करेंगी। वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों के साथ मंथन होगा। बसपा कार्यालय में आयोजित होगी ये बड़ी बैठक। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा होगी। गौरतलब है कि कल 16 तारीख है, यानी कल ही मायावती ये बैठक करती नजर आएंगी 16 जनवरी को। और इस बैठक के माध्यम से पिछली मीटिंग्स में जो दिशा निर्देश पार्टी की सर्वा मायावती द्वारा दिए गए थे पार्टी की मजबूती के लिए, उन पर किस तरह से काम किया गया, उन निर्देशों का पालन किस तरह हुआ है, इसे लेकर समीक्षा करेंगी मायावती। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर ही ये पूरी बैठक आयोजित की जाएगी कल। और इस मीटिंग में तमाम पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने अयोध्या में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर सपा की जीत का भी दावा किया और कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने मुझ पर भरोसा जताया है। लोगों ने मुझे विधायक बनाने का फैसला पहले ही कर लिया है। आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन 2 सेट में दाखिल किया है। एक के प्रस्तावक हमारे
लोक विधानसभा के अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज यादव जी हैं और दूसरे के हैं सोहनलाल जी, और 2 सेट में दाखिल हुआ है। देखिए, मैं पहले तो आपको सबको हाथ जोड़कर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान दो तुल जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था। और मैं आज अभी मैंने यहाँ पे नामांकन किया है और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी, उन्होंने आप ही के बिरादरी के प्रत्याशी को खड़ा किया है और नया चेहरा आप भी है, नया चेहरा वो भी है। कैसा रहेगा ये संघर्ष? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेकर नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। उधर आपको प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें, जहां प्रयागराज में अरियल घाट पर गंगा आरती की गई और गंगा आरती के साथ साथ भजन कार्यक्रम भी हुआ। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने आरती की। परमार्थ निकेतन के प्रमुख हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, अरियल घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया और साथ ही साथ भजन भी इस दौरान गाए गए और तमाम भक्तों को, श्रद्धालुओं को सुनाए गए। चिदानंद सरस्वती जो परमार्थ निकेतन के प्रमुख हैं, उन्होंने आज आरती में हिस्सा लिया और आरती करते, गंगा आरती करते यहां नजर आ रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है तमाम श्रद्धालुओं की, वो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय, अध्यात्म से भरा हुआ। संगम नगरी प्रयागराज में वैसे तो कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन महाकुंभ के मद्देनजर एआई आधारित कंप्यूटरकृत खोया पाया केंद्र स्थापित किया गया है, जिस पर अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। उन्होंने आगे बताया कि जो लोग खो जाते हैं वहां पर उन लोगों के रहने, कपड़ों और खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। ये सेक्टर्स में जगह जगह जो हमारे चिन्हित स्पॉट्स हैं, वहाँ पर हम लोगों ने डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड बनाया है जो एआई इनेबल्ड है। और वहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं, लोग जैसे बिछड़ जाते हैं तो उनको रहने के लिए, उनको कपड़े, जो गर्म कपड़े चाहिए, उनके खाने पीने का इंतजाम, वहाँ साइकोलॉजी के भी लोग रहते हैं जो वो काउंसलिंग उनकी करते हैं ताकि वो परेशान ना हो। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष वहाँ व्यवस्था की गई है, उनके खेलने का सामान है, उनका खाने पीने का लुक आफ्टर किया जाता है, बहुत अच्छे से केयर करने के लिए भी लोग हैं। तो कुल मिला जुला के उन्हें ऐसा नहीं लगता कि, उनको सबसे पहले तो उनको विश्वास दिलाना रहता है कि भाई आप परेशान मत होइए, आपके परिजन मिल जाएंगे। कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जो हम उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स से या लोगों को उनके संबंधियों से मिला ना पाए हों। अच्छा रिस्पांस उसने किया है डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड ने। कोई भी केसेस ऐसा नहीं है कि जो हम लोग उनके परिजनों को नहीं मिला पाए। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो कोई केस ऐसा नहीं रहा कि जो उनके परिजनों को नहीं मिलवा पाए। और अगर कहीं ऐसा भी केस आता है कि कोई बाहर का है या उसको नहीं, उसके परिजन मिल पा रहे हैं, तो उसको प्रशासन अपने खर्चे पे उनके घर तक पहुंचाता है। तो वहीं लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सुलझने की जगह मर्डर मिस्ट्री लगातार उलझ रही है। जानकारी के मुताबिक ओला ड्राइवर की हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जबकि सर्विलांस की मदद से पता चला कि मृतक की हत्या की गई थी। मृतक के शव का दोबारा से पोस्टमार्टम भी हो चुका है। इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ और डिटेल सामने आई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लखनऊ में 30 दिसंबर की रात को एक हत्याकांड और फिर उसके खुलासे में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और हत्याकांड का खुलासा किया।
लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस हत्याकांड को जिसके लिए अंजाम दिया जाना था वो लोग अभी भी जिंदा हैं। यानी कि जिसको मारने हत्यारे आए थे उनसे चूक हो गई और किसी अन्य व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। आज करीब 15 दिन बाद पुलिस फिर से उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम करा रही है, क्योंकि हत्याकांड में गोली के कोई निशान नहीं पाए गए थे और पुलिस का कहना था कि गोली मारकर ही हत्या की गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उलझने की वजह से आज दोबारा उस शव को ज़मीन से निकालकर फिर से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया जा सके। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें आफ्ताब, यासिर और कृष्णकांत शामिल थे। पुलिस का कहना था कि आफ्ताब का एक इरफान नाम के व्यक्ति की बेटी से अफेयर था, उसकी जूनियर अधिवक्ता थी। इसी के लिए जब उसकी शादी हो गई तो उसके पिता की मौत के घाट उतारना था ताकि उसकी प्रेमिका दिल्ली से चलकर लखनऊ पहुंचे और जब पति साथ में आए तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके लिए आफ्ताब ने 2 लाख की सुपारी कृष्णकांत को दी थी और इसका माध्यम बना था यासिर। 30 तारीख को रेकी करने के बाद जब कृष्णकांत इरफान को मारने पहुंचा तो गलती से वहां पर रिजवान को मौत के घाट उतार दिया गया। खास बात यह है कि जो इरफान है, यानी कि जिसकी हत्या होनी थी, वो एक रेलवे का रिटायर्ड अफसर है और उसकी बेटी अधिवक्ता है। ऐसे में किसी ऑटो ड्राइवर को मौत के घाट उतार देना सवालों को घेरे में ज़रूर आ गया। पुलिस का कहना है कि यह धोखे से की गई हत्या थी, लेकिन ख़ास बात यह है कि एक ऑटो ड्राइवर और एक रेलवे के अफसर को पहचानने में हत्यारों से चूक कहाँ हो गई। शरीर में किसी तरह की गोली ना निकलना अभी सवालों के घेरे में है। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी ये तो फिलहाल अभी समय बताएगा, लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस को कई चौंकाने वाली चीज़ें भी सामने आईं। 30 तारीख के हत्याकांड के बाद पुलिस ने 12 तारीख को इसका खुलासा किया था, लेकिन ये भी एक सच सामने आया कि 9 तारीख को दोबारा हत्यारे उसी इरफान को मौत के घाट उतारने पहुंचे थे। और इसके अलावा हत्याकांड को जब 30 दिसंबर को हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे थे ये चेक करने कि आखिर उनसे चूक तो नहीं हो गई, क्योंकि इरफान के घर पे किसी भी तरह का हुल्ला नहीं था, ना तो कोई भी घटना को लेकर वहां पर शोर शराबा था। यानी कि इनको ये महसूस हो गया था कि जिसको ये मौत के घाट उतारना चाहते थे उनसे चूक हो गई है और किसी और को मौत के घाट उतार दिया है। सुपारी किलर कृष्णकांत ने पहचान गलत होने की वजह से इरफान की जगह रिजवान को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद रिजवान का परिवार सड़क पर आ गया है। करीब 4 बच्चों का पिता रिजवान और इसके अलावा अपने भाई जिनकी मौत हो चुकी है उनके बच्चों का भी लालन पालन रिजवान कर रहा था। पुलिस का कहना है कि 30 दिसंबर की घटना के बाद हत्यारों को ये महसूस हो गया था कि पुलिस फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और गोली कांड साबित ना होने की वजह से पुलिस ने इसे हत्याकांड भी नहीं माना और हादसा मानकर चल रही है। यही वजह है कि 9 जनवरी को एक बार फिर कृष्णकांत और उसके साथ यासिर ने, जो इरफान थे जिनको एक्चुअल में वो मारना चाहता था, वो अक्सर टहलने निकलते थे, इसलिए एक बार फिर रेकी की गई और 9 जनवरी को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की गई। लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। हत्याकांड का खुलासा तो हो गया, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट किए जाने के बाद भी गोली कांड साबित नहीं होता है तो पुलिस के लिए बड़ी पहेली बनेगी। इसके अलावा एक रिटायर्ड अफसर जिसकी बेटी वकील है और एक ऑटो ड्राइवर को पहचानने में गलती कहाँ हो गई हत्यारों से। तीसरा, वो दरोगा जिसने पंचायतनामा किया, उसको जब गोली कांड का निशान क्यों नहीं नजर आया, क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले पुलिस खुद पंचायतनामा भरती है, तिल तक के निशान लिखे जाते हैं, चोटों के निशान लिखे जाते हैं। ऐसे में क्या पुलिसिया चूक भी इस हत्याकांड में हुई है? फिलहाल ये मर्डर मिस्ट्री अभी थमने वाली नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई खुलासे करेगी और इसके अलावा असली वजह भी अभी पुलिस के सामने आना बाकी है। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको अंबेडकर नगर से बड़ी जानकारी बताते हैं। भीषण ठंड की वजह से स्कूलों में जो छुट्टी पहले से जारी है उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों में 16 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी कल भी स्कूलों में अवकाश रहेगा कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है, छुट्टी का सख्ती से पालन हो यह भी कहा गया है। गौरतलब है कि भीषण सर्दी इस वक्त पड़ रही है, खासतौर पर यूपी, दिल्ली, एनसीआर के अलग अलग रीजन्स में
टेम्परेचर काफी ज्यादा लो है और सर्दी उतनी ही ज्यादा हाई है। यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में योगी सरकार अपना सालाना बजट पेश करेगी। एक ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं और समझते हैं किस तरह से हो सकता है इस बार का बजट। योगी सरकार का महाबजट 2025-26 के वित्तीय वर्ष को लेकर पेश होगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। बजट सत्र और 7 से 14 फरवरी के बीच बजट जो है वो पेश हो सकता है। यूपी का करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकती है सरकार। विकास परियोजनाओं पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, नकाबपोश लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप पर हथियार के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम, तफ्तीश जारी। आगरा में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री ने किए कंबल वितरण, गरीबों के घर पहुंचे मंत्री धर्मवीर प्रजापति। आगरा में पुलिस को मिली कामयाबी, अवैध पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, पशुओं से भरी गाड़ी भी बरामद हुई। आगरा में दो पक्षों में जमकर मारपीट के बाद पथराव, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 3 शराब तस्करों को पकड़ा, 41 लाख रुपए की अवैध शराब भी बरामद। आगरा में होटल के बेसमेंट में भीषण आग लगी, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। कानपुर देहात में पुलिस ने लोगों को लौटाए उनके चोरी हुए मोबाइल, चोरी के 157 फोन बरामद, लोगों के चेहरों पर आई खुशी। लखनऊ में मंडल आयुक्त ने किया निरीक्षण, नाले के दोनों तरफ 900 मीटर में एलडीए ने विकसित किए पार्क, मंडल आयुक्त ने पार्क का निरीक्षण किया। बरेली में पुलिस को मिली सफलता, चोरी के 94 मोबाइल बरामद, फोन मालिकों को बुलाकर वापस किए मोबाइल। झांसी में घर में रखे सिलेंडर में लगी आग, छत से कूदकर लोगों ने बचाई अपनी जान। सुल्तानपुर में रामलला के भक्तों का दिखा अनोखा अंदाज, स्केटिंग कर पहुंचे अयोध्या, महाकुंभ के स्नान के बाद रामलला के मंदिर के किए दर्शन। फतेहपुर में दिखा दबंगों का कहर, घर में घुसकर लाठी डंडों से की मारपीट, तफ्तीश जारी। अमेठी में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू की जांच। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 255 पेटी हरियाणा की अवैध शराब बरामद। सहारनपुर में कर से परेशान पीड़ित परिवार के समर्थन में भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन, फाइनेंस कंपनी के एजेंट से परेशान होकर परिवार के 5 सदस्यों ने खाया जहर। मिर्जापुर में हर घर नल योजना के होते हुए सड़कों पर बह रहा पानी, कीचड़ भरी सड़कों पर ग्रामीणों का चलना मुश्किल। औरैया से लेह लद्दाख घूमने गए युवकों की दर्दनाक मौत, लोडर से टकराकर स्कॉर्पियो कार 500 फीट गहरी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 2 का इलाज जारी। सहारनपुर में कॉलेज की जमीन पर गेट लगाने को लेकर भिड़ंत, 6 लोग घायल, तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए फोर्स तैनात। मिर्जापुर में भीषण ठंड की मार से जनता परेशान, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। फर्रुखाबाद में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने की जन सुनवाई, पिछले 1 साल से पॉक्सो पीड़ित बालिकाओं को नहीं मिली आर्थिक सहायता। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।